नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। अभी तक हमने हितोपदेश में मित्रलाभ को देखा, उसकी सारी कथाएं सुनी, सुहृद भेद को देखा, उसकी सारी कथाएं सुनी। विष्णु शर्मा ने ये सारी कथाएं राजकुमारों को सुनाई हैं। बड़ा आनंद आ रहा है राजकुमारों को। शिक्षा देने का ये जो माध्यम विष्णु शर्मा ने पसंद किया है, आज भी ये उतना ही सफल माध्यम है। अगर आपको बच्चों को कुछ सिखाना है, या जो लोग नहीं पढ़ना चाहते, नहीं सीखना चाहते, उनको कुछ सिखाना है, तो इससे उत्तम कोई माध्यम हो ही नहीं सकता है। पुनः कथारंभ काले राजपुत्र ऊचो, अब ये तो रोज का नियम बन गया है। रोज राजकुमार आते हैं, विष्णु शर्मा उनको कथा सुनाते हैं, उसमें से कुछ ज्ञान उनको दिया जाता है। अब ये कथा की ललक तो ऐसी होती है कि नित्य प्रति वो समय आए और फिर अगर कथा सुनने को ना मिले तो मन व्याकुल हो जाता है, व्यग्र हो जाता है। जैसे ही वो समय हुआ, राजपुत्र एकत्रित हुए, ऊंचू कहा आर्य राजपुत्र वयम, हम राजकुमार हैं, तद विग्रहम श्रोतुम नः कुतूहलम अस्ति, इसलिए हम विग्रह को सुनना चाहते हैं। देखिए, राजनीति के जो सिद्धांत हैं उनमें विग्रह एक सिद्धांत है, तो हम विग्रह को सुनना चाहते हैं। विष्णु शर्मणोक्तम, तो विष्णु शर्मा ने कहा यदेव भवद्भ्यो रोचते कथयामि। अरे भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर मैं इस कथा को कहूंगा। भाई, उनका तो उद्देश्य ही है कि इनको सुधारना है, या इनको योग्य शिक्षा देनी, शिक्षित बनाना है। और अगर सामने से विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार हो तो शिक्षक के लिए इससे अधिक आनंद की कोई बात हो ही नहीं सकती है। विग्रह श्रूयेताम यस्य अयम आद्य श्लोक। चलो विग्रह सुनो, इसका ये पहला श्लोक है। हंस ही सह मयूराणाम विग्रहे तुल्य विक्रमे विश्वासस्य वंचिता हंसा काकै स्थित्वारि मंदिरे। हंस और मोर, ये दो अलग अलग जगह के राजा हैं। दोनों समान पराक्रमी हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ हैं। अब जब उनके बीच में झगड़ा कहिए, युद्ध कहिए, विवाद कहिए शुरू होता है, तो जब बलाबल परिज्ञाय, जब एक दूसरे का बल दोनों ने जान लिया अच्छी तरीके से, तो ऐसी स्थिति में समान बल हो तो हमारे राजनीति शास्त्र कहते हैं कि ऐसे में युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से हानि तो बहुत होगी, खुमारी बहुत होगी, विजय किसी का होगा नहीं, पराजय किसी की होगी नहीं। और जब जिसके लिए युद्ध किया जाता है जय और पराजय के लिए, वही नहीं होगा, तब बड़ी समस्या खड़ी होती है। ऐसे युद्ध जो बहुत लंबे चलते हैं, वो एक देश को नहीं, दोनों देशों को पायमाल, कंगाल बना दिया जाता है। आपके पास कितने भी उत्तम साधन हो, आप कितने भी बड़े लोगों के पास से मांगने वाले बने रहें, मैं दोनों देशों की बात कर रहा हूं। यूक्रेन लोगों के पास से मदद मांग मांग करके अपना काम चला रहा है, और रसिया खुद को समझता है कि उसके पास बहुत, लेकिन युद्ध का लंबा चलना दोनों के लिए, ये खाली यूक्रेन के लिए हानिकारक नहीं है, रसिया के लिए भी उतना हानिकारक। ऐसे समय पे युद्ध नहीं किया जाता है, विग्रह किया जाता है। ये विग्रह क्या होता है, चलिए थोड़ा सा पहले इसको जान लें। जो राजनीति के षड्गुण सिद्धांत हैं, उनमें संधि के बाद विग्रह का ही नाम आता है। यानी अगर दोनों देश समान पराक्रमी, समान हैं, तो उनको संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन संधि व्यक्ति तभी करता है जब उसको ये लगता है कि उसको लाभ होने वाला है। विग्रह वो स्थिति है जहां पे एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, लेकिन
जो गुप्तचर संस्था है, कुछ ऐसे बड़े विश्वास पात्र लोग होते हैं जो दूसरे राज्य में जाकर के और उस राज्य को ऐसा कमजोर बना देते हैं जिसके कारण दूसरे राजा का विजय हो जाए। ये विग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, दुश्मन के यहां जाकर के रहना यही सबसे कठिन काम होता है, और विग्रह में आपको दुश्मन राजा के यहां जाकर के रहना है, और सिर्फ रहना नहीं है, उनकी जड़ों को खोखला बनाना है, उनकी महत्व की बातों को जान करके। चलिए हम इस कथा को सुनते हैं। विग्रह का थोड़ा सा परिचय आपको दिया। राजपुत्रा ऊचु कथम एतत्, ये जो आपने कहा कि हंस और मयूर के बीच की उसमें और विश्वास उत्पन्न करके कौओं ने हंसों को किस प्रकार से ठगाया, किस प्रकार से उनको परेशान किया या पराजित करवाया, ये कैसे, हम इसको सुनना चाहते हैं। तब विष्णु शर्मा कथा सुनाना शुरू करते हैं। अस्ति कर्पूर द्वीपे पंचकेली नामधेयम शरा। कर्पूर द्वीप की बात है, वहां पंचकेली नाम का बहुत सुंदर सरोवर। तत्ते हिरण्यगर्भो नाम राजहंसा प्रतिविशति। वहां पर हिरण्यगर्भ नाम का राजहंस जो है वो निवास किया करता। सच सर्वैहि जलचर पक्षी भी मिलित्वा पक्षी राज्य अभिषिक्ता। बड़ा प्रभावशाली है, व्यक्तित्व राजहंस का प्रभावशाली, स्वभाव प्रभावशाली, इसलिए सभी जलचर और अन्य पक्षियों ने भी मिलकर के उसको पक्षियों के राजा के तौर पे उसका अभिषेक कर दिया, उसको पक्षियों का राजा बना दिया, राज्याभिषेक उसका कर दिया। क्योंकि शास्त्रों का ये नियम है, यदि न स्यान नरपति सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्लवेते है नौरिव। भाई, जिनके अपने राजा नहीं होते, जिनके अपने मार्गदर्शक नहीं होते, ऐसी प्रजा का नाश हो जाएगा। कोई भी प्रजा हो, उनका अपना प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर नहीं है, उनका नेता नहीं है, उनका मार्गदर्शक नहीं है, उनका राजा नहीं है, तो उनकी स्थिति इस प्रकार की होती है जैसे समुद्र के बीच में नाविक के बिना नाव की हालत होती है। नाव तो है, लेकिन उसको, नाव को चलाने वाला कोई नहीं हो तो कहाँ ले जानी है, कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, और वो नाव जैसे इधर से उधर हिलेगी डुलेगी, और अंत तो उसका वही है कि उसको डूबना है। भैया, ऐसी स्थिति होती है अगर राजा के बिना की प्रजा हो तो। प्रजाम संरक्षति नृपः सा वर्धयति पार्थिवम वर्धनाद रक्षणम श्रेयः तदभावे सदप्स सत्। भाई, राजा प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा राजा को आगे बढ़ाती है। अब तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत होगी नहीं। आप रेडियो पे, टीवी पे, सभी जगह इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि समय पे अपना टैक्स भरिए, क्योंकि आपके टैक्स से ही ये जो देश है ये उन्नति करता है, ये विकास करता है, ये सारी परियोजनाएं लागू कर सकता है। वही बात यहाँ पे कही गई है कि राजा प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा राजा का अभिवर्धन करती है, यानी टैक्स वगैरह दे करके, और राजा की अभिवृद्धि करवाती है। लेकिन वर्धन से रक्षण श्रेष्ठ है, यानी प्रजा टैक्स दे ना दे, लेकिन प्रजा की रक्षा करना ये राजा की जवाबदारी होती है। अगर प्रजा रक्षित होगी तो वो धीरे धीरे समृद्ध बन जाएगी। आप पहले दिन से राजा ये सोचे कि देखो, मैंने तुम्हारी रक्षा शुरू कर दी, तुम टैक्स देना शुरू कर दो, तो संभव है कि सभी लोग उस प्रकार से टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो इस स्थिति में ही नहीं होंगे। हाँ, अगर राजा रक्षण करता रहता है तो प्रजा अवश्य सशक्त बन जाती है, प्रजा अवश्य समृद्ध बन जाती है, और जब सशक्त और समृद्ध प्रजा हो जाती है तो राजा की वृद्धि भी, अभिवृद्धि भी बहुत सरल हो जाती है। फिर ऐसे लोगों के पास से टैक्स वसूल करना, टैक्स लेना एक सरल प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन अगर रक्षा नहीं होती है
तो रक्षा के बिना सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए राजा का होना बहुत जरूरी है और राजा का रक्षक होना बहुत जरूरी है। एकदा असौ राजहंसा सुविस्तीर्ण कमल पर्यंके सुखासीनः परिवार परिवृत्तः तिष्ठति। अब एक दिन की बात है कि वो राजा राजहंस, देखिए इसके साथ ये राजहंस के साथ राजा शब्द कितना सुंदर लगता है। वह राजा राजहंस जो है ना, विशाल कमल की शैया के ऊपर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। विष्णु शर्मा है, पंडित जी हैं, कितनी सुंदर ढंग से बात को प्रस्तुत करते हैं। राजा अपने सिंहासन पे बैठता है, लेकिन राजहंस का सिंहासन क्या हो सकता है? तो राजहंस का सिंहासन यहां पे कमल को बनाया है। कमल की पर्यंक यानी बिस्तर के ऊपर सुखासीना सुखपूर्वक परिवार परिवृत्ता अपने घर परिवार के लोगों के साथ में तिष्ठति, वो विराजमान है। ततः कुतश्चित देशात आगत्य दीर्घ मुखो नाम बकः प्रणम्य उपविष्टा। अब कहीं से आया हुआ दीर्घ मुख नाम का बगला प्रणाम करके पास में बैठ जाता है। देखिए बगले का मैंने पहले भी कहा था कि हितोपदेश जब आप सुन रहे हैं ना, तो यहाँ नाम पे बड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ बगले का नाम है दीर्घ मुख। दीर्घ मुख नाम का एक बगुला है जो वहाँ आता है, उनको प्रणाम करता है और वहाँ बैठ जाता है। राजोवाच, राजा कहता है दीर्घमुख, अरे भाई दीर्घमुख, देशांतराद आगतोसी, आप तो कहीं बाहर गए थे, दूसरे देश से वापस आए हो ना, वार्ताम कथे, कहो क्या समाचार हैं? सब रूते। तब वो कहता है देव, हे महाराज, अस्ति महति वार्ता, बहुत बड़ा समाचार है। वार्ता का अर्थ यहाँ पे समाचार रखना है, बहुत बड़ा समाचार है। ताम वक्तुम सत्वरम आगतो अहम्, वो आपको बताने के लिए मैं जल्दी जल्दी आया हूं। श्रूयताम, सुनिए। अस्ति जम्बू द्वीपे विंध्यो नामक गिरिहि तत्र चित्रवर्णो नाम मयूरा पक्षीराजो निवसति। महाराज जम्बू द्वीप है, वहां विंध्य नाम का पर्वत है, वहां चित्रवर्ण नाम का एक मयूर है जो पक्षियों का राजा है और वहां निवास करता है। तस्या अनुचरैः चरद्भिः पक्षिभिर अहम दग्धारण्य मध्ये चरन अवलोकिता। उसके जो अनुजीवी सेवक हैं, उन्होंने वहां पे मुझे दाना चुनते हुए, शिकार करते हुए, भोजन करते हुए देख लिया। पृष्ठस्य, और वो मुझे पूछने लग गए, कस्त्वम, भाई तुम कौन हो? कुता समागतोसी, कहां से आए हो? वो भी पहचानते ये हमारे राज्य का प्राणी नहीं है, ये हमारे राज्य का पक्षी नहीं है, कहां से आए हो? तदा मैं उक्तम, तब मैंने कहा, कर्पूर द्वीपस्य राजचक्रवर्तिनो हिरण्यगर्भस्य राजहंसस्य अनुचरो अहम्। कर्पूर द्वीप के चक्रवर्ती सम्राट हिरण्यगर्भ नाम के महाराज राजहंस का मैं अनुचर हूं। मैंने उनको अपना परिचय दे दिया कि मैं तो आपका सेवक हूं। कौतुका देशांतरम दृष्टुम आगतोस्मि, मुझे इच्छा हुई कि मैं और देशों में भी भ्रमण करूं, और इसलिए मैं अपनी उत्सुकता से यहां आपके यहां करके पहुंच गया हूं, आपके देश को देखने के लिए। एतत् श्रुत्वा पक्षी भी उक्तम, जब पक्षियों ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा, अनयोर देशो को देशो भद्रतरो राजा च। भाई आपने आपका देश भी देखा है, आप यहां आ गए हो, आपने हमारे देश को भी देखा है, आप बताइए इन दोनों देश में कौन सा देश श्रेष्ठ है और कौन सा राजा? उन्होंने हमसे सवाल पूछा कि इन दोनों देशों में, यानी विंध्य में और कर्पूर में, कर्पूर द्वीप श्रेष्ठ है या जम्बू द्वीप श्रेष्ठ है? उन्होंने मुझसे पूछा कि इन दोनों देशों में से, यानी जम्बू द्वीप में से और कर्पूर द्वीप में से कौन सा देश श्रेष्ठ है और कहां का राजा श्रेष्ठ है? तब मैंने कहा, अरे भाई, किमेवम उच्यते, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? भाई अगर सही कहूं तो महद अंतरम, ये सवाल पूछने जैसा ही नहीं है कि क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
यतः कर्पूर द्वीपः स्वर्ग एव राजहंसस्य द्वितीय स्वर्गपति। क्योंकि जो कर्पूर द्वीप है वो तो स्वर्ग जैसा श्रेष्ठ है, और हमारे राजा राजहंस जो हैं वो दूसरे इंद्र जैसे हैं। अत्र मरुस्थले पतिता यूयम किम कुरुता। यहां जम्बू द्वीप में, इस मरुस्थल भूमि में पड़े पड़े तुम लोग क्या कर रहे हो? अस्मत् देशे आगम्यता, हमारे देश में आ जाओ। ततो अस्मद् वचनम आकर्णे सर्वे सकोपा बभूवु। अब जैसे ही मैंने ये बात कही, मेरी बात सुन के सभी बड़े गुस्सा हो गए। कहा भी तो गया है, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। भाई आप सांप को दूध पिलाएंगे तो उसमें कोई अमृत नहीं बढ़ेगा, उसके विष में ही अभिवृद्धि होने वाली है। ऐसे अगर मूर्खों को आप ज्ञान देने की कोशिश करेंगे तो उनका क्रोध बढ़ेगा, इसके अतिरिक्त आपको और कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। लेकिन मुझे ये बात एक तरीके से याद ही नहीं रही। मैं उनको बताने लग गया कि कर्पूर द्वीप बहुत अच्छा है और जम्बू द्वीप उतना श्रेष्ठ नहीं है। सारे मेरे ऊपर गुस्सा हो गए। और भी तो कहा गया है ना कि विद्वानेन उपवेष्टव्यो ना विद्वांसस्तु कदाचन वानरान उपदिश्याथ स्थान भ्रष्टाय खगा। देख, अगर आपको उपदेश देना तो किसी विद्वान को दे सकते हैं। जो विद्वान नहीं है उसको कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। वानरों को उपदेश देने की वजह से पक्षियों को कैसे अपने घर से भ्रष्ट होना पड़ा था ना, वो सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन मेरे दिमाग से वो बात चली गई और मैं उन मूर्खों के सामने इस प्रकार की चर्चा करने लग गया। वो बगला जो अपने राजा से ये बात कह रहा है, थोड़ी देर के लिए इस कथा को भूल जाइए और जीवन में इस सत्य को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। आप किसी को कोई बात समझाने की जब कोशिश करते हैं और वो आपकी बात सुन रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी समझने की तैयारी है, तो उसको समझाना चाहिए। लेकिन अगर 1% भी आपको लग रहा है कि वो आर्गुमेंट कर रहा है, 1% भी आपको लगता है कि उसको समझाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या आप नहीं भी समझा पाए, ऐसी स्थिति लगती हो, तो फिर उस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। महाकवि भर्तृहरि ने तो अपने नीति शतक की शुरुआत ही यहां से की है। आप कुछ भी कर सकते हैं। लभते सिक्तासु तैलम, आप रेती में से तेल निकाल सकते हैं। आप मगर के मुंह में हाथ डाल के और उसमें से मोती निकाल सकते हैं। आप बड़ी बड़ी लहरें जिसमें उठ रही हैं उस समुद्र को तैर के पार कर सकते हैं। भयंकर विषधर सर्प को आप माला की तरह अपने गले में पहन सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं समझा सकते। मूर्खों को समझाना सरल है, विद्वानों को तो इशारे में समझाया जा सकता है। लेकिन जो विद्वान नहीं है और खुद को मानते विद्वान हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या है। चलिए, धन्यवाद। ऐसी स्थिति में दीर्घमुख जो है वो, क्योंकि उस राजा ने पूछा कि ये क्या क्या कहानी है, तब वो दीर्घमुख जो है वो किस प्रकार से वानरों को शिक्षा देने के कारण पक्षियों के घोंसले टूटे थे, उस कथा को आगे सुनाता है। हम अगले वीडियो में इस कथा को सुनेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।